हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट री एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट यूनिट 9 हम पढ़ रहे हैं लोक विकास और पर्यावरण। इसकी हम पहले भी थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू अब हमारे चल रहे हैं। थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो लास्ट में जो क्लासेस ली हैं उनको ज़रूर देख लेना। बाकी और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी और मुझे फ़ायदा होगा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है जिस दिन आप लगता है कि हाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे। इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन बस सब्सक्राइब मुश्किल से 2-3 बच्चे करते हैं, है ना। तो ऐसा ना किया करें, जरूर कर दिया करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर मैंने कथन कारण बहुत ज़्यादा जैसे पेपर में होता है ना मोल झोल, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं वो देखने में, तो उस टाइप से नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में जो कठिन क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, उनको सिंपल वे में यहाँ पर करा रही हूँ मैं। आई होप आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो उसमें कथन कारण है उन सब में क्या होता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से ये बताना है। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो बायोडीजल होता है वो गैसोलीन की तुलना में सल्फर का उत्सर्जन कम करता है, ठीक है, इसीलिए वो कमी तो लाएगा ही लाएगा। बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये बात क्या है, गलत है। ये बात गलत है। इसका मतलब ये बायोडीजल का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो इथेनॉल की तुलना में बहुत कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को नेत्र में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है। कौन सा इसमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा आँखों में जलन पैदा करती है। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओजोन है, क्योंकि जो ओजोन है ये आँखों में जलन पैदा करती है। कैंसर की क्या होती है, कैंसर का कारक होती है। सौर ताल यानी कि जो सोलर पॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर पॉन्ड का क्या काम है। तो पेयजल उत्पन्न करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते, ये नहीं है। ताप ऊर्जा संग्राहक है, ताप सौर ताल जो होते हैं वो ताप ऊर्जा संग्राहक हैं। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठंडे क्षेत्रों में तैरने के लिए उपयोग में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, है ना। ये ठंडा ठंड का काम नहीं करते ये, बल्कि ये गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा बी, सी और ई। बी, सी और ई ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ए बी सी डी डी बी सी ई, इससे क्या है कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, टाइम भी वेस्ट होता है और उसमें थोड़ा माइंड भी कंफ्यूज रहता है। तो आप डायरेक्ट समझिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और आप मुझे बताना भी क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगता है या फिर नहीं लगता है ना। ये भी आप कभी कभी तो फीडबैक दे दिया करो, अच्छा लगता है। मैं भी सोचती हूँ कि पता नहीं बच्चों को पसंद आ भी रहा है नहीं आ रहा है, लाइक तो करते नहीं है, फिर भी क्या करूँ, जो बच्चे देखते हैं उनके लिए ही वीडियो बना देती हूँ। तो ताप ऊर्जा संग्राहक है, ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं और गर्म पानी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो सौर ताल होते हैं यानी कि सोलर पॉन्ड। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से सही कथन बताना है, 2 दे रखे हैं यहाँ पे। क्या मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण, यानी कि मछली का जो उपभोग करते हैं, जो सीधा सीधा समझ लो जो मछली खाते हैं, क्या उनमें जैव सांद्रण हो सकता है या फिर जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति को कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जो जैव सांद्रण होता है वो हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में, जो हमारे टिश्यू है उनमें क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है हानिकारक पदार्थ, ये होता है जैव सांद्रण। लेकिन ये मछली के उपभोग से नहीं होता है, तो ये इसकी बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, जैव सांद्रण। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो मिलान किस चीज़ का करना है, देखते हैं। ऊर्जा स्रोत दिए हुए हैं आपको और एक तरफ पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि जो ऊर्जा स्रोत हैं ये पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। जो पवन ऊर्जा है वो क्या करते हैं, हमें मिलान करना है तो सीधा मिलान ही कर लीजिए।
पवन ऊर्जा क्या करती है, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक होती है। क्या होती है, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक साबित होती है। तापीय ऊर्जा क्या करती है, जो तापीय ऊर्जा है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में करती है। ठीक है, क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा क्या करती है, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय, यानी कि क्षय का मतलब विनाश, नुकसान। तो जो नदी किनारे जो वनस्पति, आप जानते हैं नदी किनारे पेड़ पौधे वगैरह जो वनस्पति उग जाती हैं, उनका क्या करती है, जल विद्युत ऊर्जा का अगर हम यूज करते हैं तो इनका विनाश हो जाता है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, ये विषाक्त क्या करती है, विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करता है, जो प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा होती है। तो आप समझ जाएंगे, पहले का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और दूसरे का पहला हो गया, और सी का कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, और डी का हो गया 4। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सतही ओजोन, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, इसको ध्यान से समझ लेना। सतही ओजोन, जो सतही ओजोन है इसके मापन की इकाई कौन सी नहीं है। आपने पढ़ा होगा जो ओजोन है, ओजोन गैस की मापन की जो इकाई है वो डॉप्सन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सतही ओजोन दे रखा है। इसको देखकर बच्चे 100% कन्फ्यूज होंगे और वो गलत करेंगे यहाँ पर। और माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ये बिल्कुल इसकी मापन की इकाई है। नैनोग्राम प्रति घन मीटर ये भी है, और भाग प्रति मिलियन ये भी है, लेकिन जो डॉप्सन इकाई है ये सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है। ठीक है, डॉप्सन इकाई क्या है, ये नहीं है। तो समझ लेना, यहाँ पर जो डॉप्सन है वो सतही ओजोन की मापन की इकाई नहीं है। मिलान करना है जल प्रदूषण का प्रकार। तो जल प्रदूषण के प्रकार दे रखे हैं और आपको एक तरफ उदाहरण दिए हुए हैं। तो विषाक्त प्रदूषक, विषाक्त प्रदूषक क्या है, ये क्या मतलब किससे होते हैं, इसका उदाहरण क्या है, तो ये है बेंजीन। गैर विषाक्त प्रदूषक, गैर विषाक्त क्या है, ये है क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हैं जो पानी को शुद्ध वगैरह करने के लिए, पानी के कीटाणु वगैरह को मारने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, गैर विषाक्त होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता है। और स्थूल प्रदूषक क्या होता है, भोजन के डिब्बे होते हैं। रोगजनक प्रदूषक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। रोगजनक प्रदूषक यानी कि जो रोग फैलाता है, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ। तो इसका आप आंसर निकाल लेंगे अच्छे से, मतलब आंसर डायरेक्ट याद कीजिए। विषाक्त होते हैं बेंजीन, गैर विषाक्त क्लोरीन होता है, स्थूल भोजन के डिब्बे होते हैं, और रोग कौन फैलाता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है हमारा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और संधारणीय विकास लक्ष्य, इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन है जो दोनों में मतलब दोनों में जो लक्ष्य रखे गए हैं। शून्य भूख, मतलब भूखमरी से कोई नहीं मरेगा, ये शून्य भूख, इन बिल्कुल दोनों का क्या है, ये लक्ष्य है कि हमें भूख को ख़त्म करना है, भूखमरी से किसी को नहीं मरने देंगे, ये दोनों का लक्ष्य रखा गया है। जलगत जीवन ये नहीं है। नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होगी। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गरीबी को बोलते हैं। तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का लक्ष्य है कि गरीबी हटाना है। और पृथ्वी पर जीवन, इससे कोई मतलब नहीं है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता यानी कि जो जेंडर गैप है उसको क्या करना है, समाप्त करना है, कम करना है। तो ये भी इन दोनों का लक्ष्य है। इसमें ए, सी और ई तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ए, सी, ई, शून्य भूख, नो पॉवर्टी और लैंगिक समानता, ये हम पीछे थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से आपने अगर नई क्लास देखी है तो ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, करना ही चाहिए आपको, है ना। इतनी मेहनत कोई सामने वाला कर रहा है तो थोड़ा सा तो उसको फीडबैक देना बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है, यानी कि जो सबसे कम समय तक रहती है, ऐसी कौन सी इनमें से जो गैस है, कौन सा प्रदूषक ऐसा है जो कम समय तक ही उपस्थित रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा इनमें से, या फिर मीथेन। तो बिल्कुल जो मीथेन है इसका जो उपस्थिति काल है वो बहुत कम है, न्यूनतम है। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम तक ही किस में रहता है, वायु में, और फिर खत्म हो जाता है। किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है। तो किस आवृत्ति पर किया जाता है,
50 हर्ज या फिर 100 हर्ज, 1 किलोवाट हर्ज या फिर 4 किलोवाट हर्ज पर किया जाता है। जो तो ध्वनि प्रदूषण है किस पर किया जाता है, 1 किलो हर्ज पर किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किस किस का योगदान है। भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित जो स्थापित की गई हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, इनमें से किस किस का योगदान है। तो सौर ऊर्जा का बिल्कुल है, आजकल आप सुनते होंगे चारों तरफ सौर ऊर्जा है ना। जल विद्युत ऊर्जा इसका भी है, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। जियोथर्मल ऊर्जा यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा है उसको जियोथर्मल बोलते हैं। जो पानी से गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं ना, गर्म पानी जहाँ से निकलता है उससे ऊर्जा बनाई जाती है, ये वो चीज़ होती है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण करना, तो ये बिल्कुल इसके जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं, लेकिन इसमें से जो ई ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, लेकिन इसके अगर हम देखें तो ए बी सी डी और एफ, ये इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप देख लेना एक बार ध्यान से, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक कौन सा है। कचरा के रूप में तो कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट या फिर काष्ठ। काष्ठ किसको बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं, ये भी आप समझ लेना। तो कचरा के रूप में श्रेणीकृत जो अपशिष्ट है घटक है वो कौन सा है, तो इसमें से ए कागज और कार्डबोर्ड जो कार्टन होते हैं वो अपशिष्ट घटक हैं, और एक काष्ठ यानी कि जो लकड़ी, ए एंड ई, इसमें दोनों क्या है, ऑप्शन सही हैं, बाकी क्या है, गलत है। निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सम्मिलित करना है, क्या करना है आपको, मिलान करना है कि कौन सी आपदा किसके कारण आई थी। तो वहाँ पर ये हमें जानना है। यहाँ पर कई बार एक इसमें से दे करके और उसका एक ही ऑप्शन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से कौन सा किसके कारण कौन सी आपदा आई है। तो भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये थ्योरी में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं चेरनोबिल आपदा। जो चेरनोबिल आपदा आई थी ये किसके कारण आई थी, तो ये नाभिकीय दुर्घटना थी। लव कनाल त्रासदी, ये किसके कारण है, खतरनाक पदार्थ की डंपिंग के द्वारा। किसके द्वारा है, लव खतरनाक है, क्या है, ऐसे याद रख लेना, लव खतरनाक है। और लॉस एंजल्स स्मॉग, ये पेराक्सी स्टील नाइट्रेट के द्वारा। लॉस एंजल्स पेराक्सी ना, बहुत बिल्कुल सुनने में एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, तो इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती हैं, गियार्डियासिस, डेंगू या फिर एमोबियासिस या फिर टाइफाइड। तो आप जानते होंगे जो टाइफाइड है वो भी किसके कारण होता है, प्रदूषित जल के कारण होता है, अगर हम पीने में गलत पानी का यूज़ करते हैं। एमोबियासिस और गियार्डियासिस, ये जो तीनों बीमारी हैं, यानी कि ए सी और डी, तीनों ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट हैं। बाकी जो डेंगू है, डेंगू तो आप जानते होंगे, ये डेंगू किसके कारण फैलता है, मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है, मच्छर के कारण फैलता है डेंगू, ना कि पानी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक है ना, सबसे बड़ा निमज्जक कौन सा है इनमें से, क्या वन है, महासागर है, हिम चादर या फिर चरागाह। तो आप जानते हैं सबसे बड़े बड़े क्या है, महासागर है, तो महासागर ही सबसे ज़्यादा किसका, CO2 गैस का निमज्जक है। ठीक है, ये महासागर क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड देते हैं इसमें कि कई बार क्या होता है कि मतलब पेपर में इनको देख के घबरा जाते हैं कि चीज़ क्या है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हैं, और आई होप आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं सारे, बाकी कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करवा दिए, तो आई होप आपके लिए इतना काफ़ी है। हम कल से कोशिश करेंगे कि हम यूनिट 10 आपके लिए करवा दूँ, पहले थ्योरी करवाने की कोशिश करूँगे और उसके बाद फिर
MCQ। बाकी आप बता देना आपको कैसे पढ़ना है। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, है ना, करके ही जाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन UGC नेट री एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट यूनिट 9 हम पढ़ रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण। इसकी हम पहले भी थ्योरी क्लासेस और MCQ अब हमारे चल रहे हैं। थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो लास्ट में जो क्लासेस ली हैं उनको ज़रूर देख लेना। बाकी और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी और मुझे फ़ायदा होगा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा मतलब खुशी मिलती है जिस दिन आप मतलब लगता है कि हाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे। इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन बस सब्सक्राइब मुश्किल से 2-3 बच्चे करते हैं, है ना। तो ऐसा ना किया करें, ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर मैंने कथन कारण बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पेपर में होता है ना मोल झोल, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं वो देखने में, तो उस टाइप से नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में जो कठिन क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, उनको सिंपल वे में यहाँ पर करा रही हूँ मैं। आई होप आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो उसमें कथन कारण उन सब में क्या होता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से ये बताना है। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो बायोडीजल होता है वो गैसोलीन की तुलना में सल्फर का उत्सर्जन कम करता है, ठीक है, इसीलिए वो कमी तो लाएगा ही लाएगा। बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये बात क्या है, गलत है, ये बात गलत है। इसका मतलब ये बायोडीजल का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो इथेनॉल की तुलना में बहुत कम नहीं होता है, ठीक है, तो ये बात गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को नेत्र में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है? कौन सा इसमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा आँखों में जलन पैदा करती है? तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओजोन है, क्योंकि जो ओजोन है ये आँखों में जलन पैदा करती है। कैंसर की क्या होती है, कैंसर का कारक होती है। सौर ताल यानी कि जो सोलर पॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर पॉन्ड का क्या काम है? तो पेयजल उत्पन्न करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, ये नहीं है। ताप ऊर्जा संग्राहक है, ताप, सौर ताल जो होते हैं वो ताप ऊर्जा संग्राहक हैं। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठंडे क्षेत्रों में तैरने के लिए उपयोग में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, है ना। ये ठंडा मतलब ठंड का काम नहीं करते ये, बल्कि ये गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? गर्म पानी उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा B, C और E, B, C और E, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ABCDDBCE, इससे क्या है कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, टाइम भी वेस्ट होता है और उसमें थोड़ा माइंड भी कंफ्यूज रहता है। तो आप डायरेक्ट समझिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और आप मुझे बताना भी क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगता है या फिर नहीं लगता है ना। ये भी आप कभी कभी तो फीडबैक दे दिया करो, अच्छा लगता है। मतलब मैं भी सोचती हूँ कि पता नहीं बच्चों को पसंद आ भी रहा है नहीं आ रहा है, लाइक तो करते नहीं है, फिर भी क्या करूँ, जो बच्चे देखते हैं उनके लिए ही वीडियो बना देती हूँ। तो ताप ऊर्जा संग्राहक है, ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं और गर्म पानी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो सौर ताल होते हैं यानी कि सोलर पॉन्ड। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही कथन बताना है, 2 दे रखे हैं यहाँ पे। क्या मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण, यानी कि मछली का जो उपभोग करते हैं, जो सीधा सीधा समझ लो जो मछली खाते हैं, क्या उनमें जैव सांद्रण हो सकता है? या फिर जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जो जैव सांद्रण होता है वो हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में, जो हमारे मतलब टिश्यू हैं उनमें क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है हानिकारक पदार्थ, ये होता है जैव सांद्रण। लेकिन ये मछली के उपभोग से नहीं होता है, तो ये इसकी बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, जैव सांद्रण, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो मिलान किस चीज़ का करना है,
देखते हैं ऊर्जा स्रोत दिए हुए हैं आपको, और एक तरफ पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि जो ऊर्जा स्रोत हैं ये पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। जो पवन ऊर्जा है वो क्या करते हैं, हमें मिलान करना है तो सीधा मिलान ही कर लीजिए। पवन ऊर्जा क्या करती है, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक होती है। क्या होती है, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक साबित होती है। तापीय ऊर्जा क्या करती है, जो तापीय ऊर्जा है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में करती है। ठीक है, क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा क्या करती है, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय, यानी कि क्षय का मतलब विनाश, नुकसान। तो जो नदी किनारे जो वनस्पति, आप जानते हैं नदी किनारे पेड़ पौधे वगैरह जो वनस्पति उग जाती हैं उनका क्या करती है, जल विद्युत ऊर्जा का अगर हम यूज करते हैं तो इनका विनाश हो जाता है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ये विषाक्त क्या करती है, विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करता है, जो प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा होती है। तो आप समझ जाएंगे पहले का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और दूसरे का पहला हो गया, और सी का कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, और डी का हो गया 4। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सतही ओजोन, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, इसको ध्यान से समझ लेना। सतही ओजोन, जो सतही ओजोन है इसके मापन की इकाई कौन सी नहीं है। आपने पढ़ा होगा जो ओजोन है, ओजोन गैस की मापन की जो इकाई है वो डॉप्सन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सतही ओजोन दे रखा है। इसको देखकर बच्चे 100% कन्फ्यूज होंगे और वो गलत करेंगे यहाँ पर। और माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ये बिल्कुल इसकी मापन की इकाई है। नैनोग्राम प्रति घन मीटर ये भी है, और भाग प्रति मिलियन ये भी है, लेकिन जो डॉप्सन इकाई है ये सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है। ठीक है, डॉप्सन इकाई क्या है, ये नहीं है। तो समझ लेना यहाँ पर जो डॉप्सन है वो सतही ओजोन की मापन की इकाई नहीं है। मिलान करना है जल प्रदूषण का प्रकार। तो जल प्रदूषण के प्रकार दे रखे हैं और आपको एक तरफ उदाहरण दिए हुए हैं। तो विषाक्त प्रदूषक, विषाक्त प्रदूषक क्या है, ये क्या मतलब किससे होते हैं, इसका उदाहरण क्या है, तो ये है बेंजीन। गैर विषाक्त प्रदूषक, गैर विषाक्त क्या है, ये है क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हैं जो पानी को शुद्ध वगैरह करने के लिए, पानी के कीटाणु वगैरह को मारने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, गैर विषाक्त होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता है। और स्थूल प्रदूषक क्या होता है, भोजन के डिब्बे होते हैं। रोगजनक प्रदूषक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। रोगजनक प्रदूषक यानी कि जो रोग फैलाता है, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ। तो इसका आप आंसर निकाल लेंगे अच्छे से, मतलब आंसर डायरेक्ट याद कीजिए। विषाक्त होते हैं बेंजीन, गैर विषाक्त क्लोरीन होता है, स्थूल भोजन के डिब्बे होते हैं, और रोग कौन फैलाता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है हमारा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और संधारणीय विकास लक्ष्य, इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन है जो दोनों में मतलब दोनों में जो लक्ष्य रखे गए हैं। शून्य भूख, मतलब भूखमरी से कोई नहीं मरेगा, ये शून्य भूख, इन बिल्कुल दोनों का क्या है, ये लक्ष्य है कि हमें भूख को ख़त्म करना है, भूखमरी से किसी को नहीं मरने देंगे, ये दोनों का लक्ष्य रखा गया है। जलगत जीवन ये नहीं है। नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होगी। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गरीबी को बोलते हैं। तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का लक्ष्य है कि गरीबी हटाना है। और पृथ्वी पर जीवन, इससे कोई मतलब नहीं है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता यानी कि जो जेंडर गैप है उसको क्या करना है, समाप्त करना है, कम करना है। तो ये भी इन दोनों का लक्ष्य है। इसमें ए, सी और ई तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ए, सी, ई, शून्य भूख, नो पॉवर्टी और लैंगिक समानता, ये हम पीछे थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से आपने अगर नहीं क्लास देखी है तो ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, करना ही चाहिए आपको, है ना। इतनी मेहनत कोई सामने वाला कर रहा है तो थोड़ा सा तो उसको फीडबैक देना बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है, यानी कि जो सबसे कम समय तक रहती है, ऐसी कौन सी इनमें से जो गैस है, कौन सा प्रदूषक ऐसा है जो कम समय तक ही उपस्थित रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा इनमें से, या फिर मीथेन। तो बिल्कुल जो मीथेन है इसका जो उपस्थिति काल है वो बहुत कम है,
न्यूनतम है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम तक ही किस में रहता है, वायु में, और फिर खत्म हो जाता है। किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है? तो किस आवृत्ति पर किया जाता है? 50 हर्ज या फिर 100 हर्ज, 1 किलोवाट हर्ज या फिर 4 किलोवाट हर्ज पर किया जाता है। जो तो ध्वनि प्रदूषण है किस पर किया जाता है? 1 किलो हर्ज पर किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किस किस का योगदान है? भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित, जो स्थापित की गई है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, इनमें से किस किस का योगदान है? तो सौर ऊर्जा का बिल्कुल है, आजकल आप सुनते होंगे चारों तरफ सौर ऊर्जा है ना। जल विद्युत ऊर्जा इसका भी है, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। जियोथर्मल ऊर्जा यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा है उसको जियोथर्मल बोलते हैं। जो पानी से गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं ना, गर्म पानी जहाँ से निकलता है उससे ऊर्जा बनाई जाती है, ये वो चीज़ होती है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण करना, तो ये बिल्कुल इसके जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं, लेकिन इसमें से जो ई ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। लेकिन इसके अगर हम देखें तो A B C D और F, ये इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप देख लेना एक बार ध्यान से। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक कौन सा है? कचरा के रूप में तो कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट या फिर काष्ठ। काष्ठ किसको बोलते हैं? लकड़ी को बोलते हैं, ये भी आप समझ लेना। तो कचरा के रूप में श्रेणीकृत जो अपशिष्ट है घटक है वो कौन सा है? तो इसमें से ए कागज और कार्डबोर्ड जो कार्टन होते हैं वो अपशिष्ट घटक हैं, और एक काष्ठ यानी कि जो लकड़ी, ए एंड ई, इसमें दोनों क्या है, ऑप्शन सही हैं, बाकी क्या है, गलत है। निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सुमेलित करना है, क्या करना है आपको, मिलान करना है कि कौन सी आपदा किसके कारण आई थी। तो वहाँ पर ये हमें जानना है। यहाँ पर कई बार एक मतलब एक इसमें से दे करके और उसका एक ही ऑप्शन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से कौन सा किसके कारण कौन सी आपदा आई है। तो भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये थ्योरी में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं चेरनोबिल आपदा। जो चेरनोबिल आपदा आई थी ये किसके कारण आई थी? तो ये नाभिकीय दुर्घटना थी। लव कनाल त्रासदी, ये किसके कारण है? खतरनाक पदार्थ की डंपिंग के द्वारा। किसके द्वारा है? लव खतरनाक है, क्या है, ऐसे याद रख लेना, लव खतरनाक है। और लॉस एंजल्स स्मॉग, ये पेराक्सी स्टील नाइट्रेट के द्वारा। लॉस एंजल्स पेराक्सी ना, बहुत बिल्कुल सुनने में एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, तो इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं? प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती हैं? गियार्डियासिस, डेंगू या फिर एमोबियासिस या फिर टाइफाइड। तो आप जानते होंगे जो टाइफाइड है वो भी किसके कारण होता है? प्रदूषित जल के कारण होता है, अगर हम पीने में गलत पानी का यूज़ करते हैं। एमोबियासिस और गियार्डियासिस, ये जो तीनों बीमारी हैं, यानी कि A, C और D, तीनों ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट हैं। बाकी जो डेंगू है, डेंगू तो आप जानते होंगे, ये डेंगू किसके कारण फैलता है? मच्छर के कारण फैलता है, ठीक है, मच्छर के कारण फैलता है डेंगू, ना कि पानी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक है ना? सबसे बड़ा निमज्जक कौन सा है इनमें से? क्या वन है, महासागर है, हिम चादर या फिर चरागाह? तो आप जानते हैं सबसे बड़े बड़े क्या है, महासागर है, तो महासागर ही सबसे ज़्यादा किसका, CO2 गैस का निमज्जक है, ठीक है। ये महासागर क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड देते हैं इसमें कि कई बार क्या होता है कि मतलब पेपर में इनको देख के घबरा जाते हैं कि चीज़ क्या है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन है,
और आई होप आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं सारे, बाकी कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करवा दिए, तो आई होप आपके लिए इतना काफ़ी है। हम कल से कोशिश करेंगे कि हम यूनिट 10 आपके लिए करवा दूं, पहले थ्योरी करवाने की कोशिश करूँगे और उसके बाद फिर MCQ। बाकी आप बता देना आपको कैसे पढ़ना है। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, है ना, करके ही जाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। UGC नेट री एग्ज़ाम अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% NTA का कहना है कि पेपर तो होगा ही। तो अभी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, और इसी बीच अगर वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है आपको उठाना पड़ जाए। तो इसीलिए आप रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहें, 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर। बाकी आप इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी देखो, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम आती ही है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो आप ज़रूर तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा देर लग रहा है। तो UGC नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है, यूनिट 9 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण। इसकी हमने पहले थ्योरी क्लासेस पढ़ी है, और इससे पीछे हम और भी क्लासेस पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है, वो ज़रूर देख लेना। और 3-4 क्लास हम इसकी MCQ क्लासेस भी ले चुके हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट ही है, यानी कि जो 20 क्वेश्चन है, ये सब आपके MCQ बेस्ड हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इससे पहले आपको कंसेप्ट एक बार अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये MCQ वगैरह और ये प्रैक्टिस भी तभी सक्सेस होती है जब आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो थ्योरी क्लास अगर आपने वैसे भी बुक नहीं पढ़ी है तो आप मेरी क्लासेस देख लेना थ्योरी की, आपका मतलब आराम से सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। नए बच्चे जो जुड़े हैं वो तो कर ही लें, बाकी जो पुराने बच्चे हैं जो देख लेते हैं और बस निकल लेते हैं, तो ऐसा ना करें आप प्लीज़। थोड़ा सा समझें, इतनी मेहनत लगती है कि क्लास को तैयार करने में, और आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, देना चाहें तो। वैसे आप देते नहीं हो, इसलिए मैंने अब बोलना छोड़ दिया। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु में कण के आकार के पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा पड़ता है? स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, वायु में जो कण के आकार के, मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के जो पदार्थ, यानी कि फिर जो धूल मिट्टी वगैरह ये सब उपस्थित रहता है, इनसे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा पड़ता है? क्या रक्त निर्माण की क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न होना, श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, या फिर सर दर्द और BP हाई होना? रक्तचाप स्तर का मतलब होता है BP हाई हो जाना। तो इनमें से सबसे अधिक प्रभाव कौन सा पड़ता है? तो ये श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। जो धूल मिट्टी वगैरह या इस प्रकार के जो प्रदूषित जो पदार्थ फैले हुए होते हैं वायु में, तो उनसे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे श्वास संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि श्वास संबंधी के देखो, खांसी होना या फिर सांस की बीमारी होना, TB होना, फेफड़े खराब होना, मतलब इस तरह की बीमारियां जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से वे पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं जो स्थानीय प्रकृति के हैं? किसके हैं? स्थानीय प्रकृति के हैं। तो ये पर्यावरणीय मुद्दे यहाँ से आपको छांटने हैं। ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण नहीं है, क्षरण। क्षरण का मतलब होता है उसका विनाश होना, और संरक्षण का मतलब होता है उसकी सुरक्षा करना। तो दोनों में बड़ा ही अंतर है। तो ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण, झील का प्रदूषण होना, भूचरण, जलवायु परिवर्तन, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर मैंने इन पर टिक नहीं लगाया है, ये हैं जल जमाव और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है? ये स्थानीय प्रकृति के नहीं हैं। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो स्थानीय प्रकृति के पूछे हैं, तो ये स्थानीय प्रकृति के नहीं हैं। बाकी यहाँ पर A, B, C और E, ये क्या है? ये हमारे करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ABCE। मैंने ABCE इस तरह से, मतलब क्या है कि बहुत टाइम भी लगता है और उसमें, और मुझे नहीं लगता कोई वहाँ से बहुत अच्छे समझ में आता है,
क्योंकि आंसर तो आपको यहीं पे मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर ये जो ऑप्शन होते हैं A B A C, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो रख दूँगी। तो चलते हैं यहाँ पर आगे। ओजोन परत का क्षरण आप समझ ले रहे हैं, स्थानीय प्रकृति का है, क्योंकि इसका जो क्षरण हो रहा है ना वो स्थान से ही, स्थानीय प्रकृति मतलब यहीं से ही शुरू हो रहा है। झील का प्रदूषण होना, भूचरण होना, यानी कि भूमि का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, चरण का मतलब होता है मतलब पेड़ पौधों की कटाई वगैरह, या फिर जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनके द्वारा चारे को खत्म करना, और जलवायु का परिवर्तन होना। तो आगे होगा आपको समझ में अच्छे से। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्य को इंगित करता है? हमने बहुत बार पढ़ा है UNFCCC, तो इसकी फुल फॉर्म ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसके उद्देश्य को कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या करता है, इसकी तरफ इशारा करता है? तो क्या वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना, ये इसका उद्देश्य है। अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, या प्रवर्तन तंत्र को निर्धारित करना, सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो UNFCCC का उद्देश्य इनमें से सबसे ज़्यादा या कौन सा उद्देश्य है जो बताता है? तो ये है इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अलग अलग देशों के लिए, विभिन्न देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, ये UNFCCC का क्या है, उद्देश्य है। ये ध्यान रख लेना आप अच्छे से। ये ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? ये सत्य और असत्य बड़े ही क्या होते हैं, एक तो नहीं वाले, कौन सा नहीं है और कौन सा है, कौन सा असत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ पर तो आप बिल्कुल पूरा फोकस रखना पेपर में भी, क्योंकि यहाँ से इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से विचार कीजिए कौन सा असत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा मतलब यही ट्रेंडिंग में है, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? क्या पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी? क्या ये सही है या असत्य है? ये बात क्या है? पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना भी सुरक्षित नहीं होगी, है ना, बिना भी सुरक्षित नहीं होगी। और हरित गृह प्रभाव, ये बात क्या है, असत्य है। अगर हम बात करें तो ये बात असत्य है। थोड़ा सा इनमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है सत्य और असत्य में। तो पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित नहीं होगी, ठीक है, सुरक्षित होगी लिखा हुआ है, इसलिए असत्य हो गया। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि किससे आता है, CO2 से आता है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं हरित गृह प्रभाव में जो CO2 है वो अपना मेन रोल निभाता है। जलवाष्प, ये 4-5 गैसेज होती हैं, जलवाष्प हो गया, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पहले भी बदलती रहती थी। तो ये बात क्या है, ये बिल्कुल सही है। इसके दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, लेकिन ये बात क्या है, असत्य है इसका। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो यही होगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, होगी लिखा हुआ है, नहीं होगी। अगर नहीं लिखा हुआ था ये तीनों के तीनों क्या हो जाते, सत्य हो जाते। निम्नलिखित में से कौन से संभावित गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो इनमें से गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? बांध के पीछे का जल, रेडियो संकेतक, प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रहों, कुंडलित स्प्रिंग, महासागर से उत्पन्न उष्णता, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान। धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, तो इनमें से कौन से हैं जो कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो इनमें से एक तो आप ए को ले लीजिए। ए क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। सी है और डी भी है और एफ भी है। ACDF ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसमें जो रेडियो संकेतक दिया हुआ है और महासागर से उत्पन्न जो उष्णता, उष्णता का मतलब आप समझते होंगे गर्मी, ठीक है, महासागर से उत्पन्न जो गर्मी होती है वो कैसे गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो गतिज ऊर्जा में तो नहीं रहती, और रेडियो संकेतक भी नहीं रहता।
ठीक है, तो ये हमारा ACDF इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये एक रोग होता है, इसके बारे में हम पहले थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से सारे रोगों का, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन अच्छा हो ही जाएगा, आप आंसर भी दे पाएंगे। अदरवाइज आप थ्योरी क्लासेस जरूर देख लेना एक बार। और इसके अलावा आप UGC नेट अगर हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी साहित्य के लिए भी मैंने काफ़ी क्लासेस करवाई हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। यूनिट मैंने सारी वहाँ पे करवाई हैं, कुछ रह गई हैं उनको भी मैं करा दूंगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से या किसकी अधिकता से होता है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैंने पहले भी थ्योरी में कई कई बार बताया था आपको कि जो अधिकता और कमी, इन दोनों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ पे इसमें पूछा जा सकता है, अभी तो यहाँ पे ये दे दिया अधिकतर क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे भी दे दिया जा सकता था कि कैल्शियम की कमी से या कैल्शियम की अधिकता से, मैग्नीशियम की अधिकता से, तो उसमें कन्फ्यूजन ना होना है, अधिकता का ध्यान रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसका सीधा ऑप्शन आप याद रख लेना। गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। यहाँ से जो गैर नवीकरणीय आप जानते हैं, जो अनवीकरणीय भी इनको बोलते हैं, जो कभी भी क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जिनका हम रीयूज नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? गैर नवीकरणीय उनको बोला जाता है। तो यूरेनियम, प्राकृतिक गैस और मृदा, ये क्या है? क्या यही सही है? प्राकृतिक गैस यूरेनियम फास्फेट, सेल गैस यूरेनियम और मृदा, पेट्रोलियम यूरेनियम और भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। आप जानते हैं जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार दिन पर दिन सुनने में भी आता है कि हमें कम खर्च करना चाहिए, समय पर मतलब उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह यूज करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का क्या नहीं करना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करने चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें। तो प्राकृतिक गैस इसमें आता है, यूरेनियम आता है और फास्फेट भी आता है। ठीक है, ये तीनों क्या है? गैर नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अधिनियम आपको याद होने चाहिए सारे। जल अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, सारे हमने पढ़े हैं, तो आप याद कर लेना उनको भी अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आया था 1986 में, उसमें कौन से प्रावधान है जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? तो क्या वनों की सुरक्षा और संरक्षण और उससे जुड़े मामले हैं। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण की इसमें बात नहीं की जाती, और वनों की सुरक्षा की भी नहीं है, बल्कि वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामले। ये हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वन्य जीवों। इसमें वन्य जीव, पक्षी, पौधे, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उनसे जुड़े जितने भी मामले होते हैं वो क्या होते हैं? 1986 के अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? तो जो नगर पालिका वाला जो ठोस कचरा होता है उसकी जैव वैज्ञानिक विधि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। भूभरण। भूभरण का मतलब होता है जैसे जमीन पे कहीं गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे थे, उनमें कचरे को डाल देना। तो क्या भूभरण ये जैव वैज्ञानिक विधि है? या कंपोस्ट तैयार करना, खाद तैयार करना, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद तैयार करना, चूर्णन या फिर श्रेडिंग। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है कंपोस्ट तैयार करना। खाद तैयार करते हैं ठोस कचरे से, जो क्या होती है, मतलब रीयूज हो सकती है। तो ये क्या है? एक जैव वैज्ञानिक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा अवाहन, अवाहन का मतलब होता है जो वाहनों से नहीं निकलने वाला प्रदूषण है, जो वाहनों के द्वारा नहीं फैलने वाला, वाहनों के द्वारा नहीं फैलता, वो ऐसा प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कनिकीय द्रव्य। आप जानते होंगे इनमें से कनिकीय द्रव्य, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? वाहन जनित प्रदूषक है। लेकिन जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, और जिसके कारण ओजोन का सबसे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। ओजोन परत जो है, जो हमारी क्या करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसका क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये गैस अवाहन है, मतलब वाहनों से ये नहीं निकलती, बल्कि किससे निकलती है?
हमारे घरों में जो फ्रिज और एसी लगे होते हैं ये उनसे सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, उत्पादित होती है, ये ध्यान रखेंगे। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं? तो पुनर्नवीकरणीय का मतलब आप समझते हैं, जो नवीकरणीय यानी कि उनको पुनर का मतलब होता है दोबारा, दोबारा ऊर्जा करना पैदा। तो ये ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के जो मूलभूत उद्देश्य हैं वो क्या हैं? शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक, नैदानिक और मूल्यांकनात्मक, संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, निवारक और सुधारात्मक। तो इसका बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो है ए, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। अन्वेषण का मतलब आप समझते हैं खोज करना किसी चीज की, ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। तो इस शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक ये क्या होते हैं? पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के क्या हैं, उद्देश्य हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है? क्या इंजीनियरिंग में? बिल्कुल नहीं पड़ती। वस्त्र में इतनी नहीं होती, होती है लेकिन इतनी नहीं होती। कागज और लुगदी में भी उतनी नहीं पड़ती जितनी कि ताप विद्युत संयंत्र में पड़ती है। यानी कि जल से जो विद्युत बनाने की जो कला है ना, और जो ताप विद्युत संयंत्र है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, तब बिजली बनती है। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? मतलब पता ही नहीं है कि ये कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो ऐसी कौन सी विपदा है ऐसी? क्या भूकंप, क्या भूस्खलन यानी कि जगह जगह पहाड़ों का या धरती का खिसकना, या प्रभंजन या हरिकेन, जो चक्रवात आते हैं, हरिकेन आप जानते हैं किसको बोलते हैं, चक्रवात को बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इनको ध्यान रख लेना, प्रभंजन, हरिकेन, चक्रवात। तो इनमें से कौन सा प्रकार है? ये है सूखा। मतलब सूखा जब पड़ती है ना तो पता ही नहीं होता उसका कब प्रारंभ होगा और कब अंत होगा। वृहदतर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घावधिक प्रभाव क्या होता है? मतलब वर्षा वनों की जो कटाई करते हैं उन क्षेत्रों की, तो उनसे सबसे ज़्यादा दीर्घावधिक का मतलब होता है लंबे समय तक पड़ने वाला। तो दीर्घावधिक, दीर्घ यानी कि लंबे समय तक जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा है? क्या वायु में CO2 की घटी हुई मात्रा, निचली भूमि में बाढ़ आने की घटना में कमी, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा, या फिर मृदा अपरदन में वृद्धि? तो बिल्कुल यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, मृदा अपरदन में वृद्धि होना। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा आप जानते हैं, जो मृदा अपरदन क्या होता है, यानी कि मृदा की कटाई होना, जैसे कि मृदा का प्रदूषण होना, इसको बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इसी में वृद्धि होती है और लंबे समय तक रहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? तो वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। तो इनमें से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? बिल्कुल तीनों के तीनों ही हमारे कथन क्या हैं, सत्य हैं। वातावरण में जो पश्च परावर्तित विकिरण है उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? एल्बिडो की। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों ही किससे गुजरते हैं? तो वातावरण से होकर के गुजरते हैं। तो A, B और C हमारे तीनों के तीनों क्या हैं, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, एक बार फिर याद दिला देती हूँ, जो भी नए बच्चे जोड़े हैं, और नए क्या पुराने भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन क्या है, सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा ना करें प्लीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ नुकसान तो आपका होने वाला है नहीं, है ना। फ्री में इतनी अच्छी क्लासेस आपको मिल रही है, जबकि मैं देखती हूँ पेपर फर्स्ट के लिए बहुत कम है जो यूट्यूब पे फ्री क्लास दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ इतना सा तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। तो भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो भारत की जो नदियां हैं उनमें प्रदूषण किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है? अशोधित वाहित मल, कृषि अपवाह, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, या फिर अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग के द्वारा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है नदियों में वो किसके द्वारा होता है? अशोधित वाहित मल के द्वारा। उसमें जो अशोधित मतलब बिना
ऐसा नहीं है शोध किए बिना, बल्कि मतलब उसको उसका संशोधन मतलब उसको नहीं किया जाता और उसको ऐसे ही नदी नालों में बहा दिया जाता है। बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बायोमास बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने क्या आती है? क्या वाणिज्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है, या न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है, या फिर ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है? तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो है कि दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। अगर इसका हम दहन करते हैं, बायोमास का जलाते हैं इसको, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। और वही तो नहीं करना है, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण इन्हीं को तो रोकने की कोशिश में पूरा विश्व लगा हुआ है दिन रात, है ना। और इसीलिए ये बाधा का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था? आपने अगर थ्योरी पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओगे बिल्कुल एक सेकंड में देखते ही, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना के लिए संयुक्त रूप से ने किसने प्रयास किया था? क्या यूएसए और भारत ने किया था, स्वीडन और भारत ने किया था, या फिर फ्रांस और भारत, या फिर चीन और भारत ने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांस और भारत, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर के दोनों ने मतलब इसके बारे में सोचा और विचार किया। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई एश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है। जो फ्लाई एश है ये ताप विद्युत संयंत्रों में से क्या होता है, उत्पादित होता है। तो इसका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? क्या सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में किया जाता है, बांध और जल धारण संरचनाओं में किया जाता है, ईंट उद्योग में किया जाता है? तो बिल्कुल इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो सारे के सारे ही हैं, ए बी सी डी। इसका ए बी सी डी वही आंसर सही होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैम ने वो नहीं दिए, कि उसमें देखो बहुत टाइम लगता है। मैं ऑप्शन इस तरह के बी सी ए सी बी ए मतलब ये ना पेपर वहाँ पे करने में भी इनमें दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो यहाँ पे कराने में भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं सीधा आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देती हूँ। वैसे भी आप 4-5 पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उसमें। आप बताना कि मुझे मतलब ये जो मेरा सोचना है क्या ठीक रहता है या नहीं रहता है। कभी कभी बता दिया करो, इतना थोड़ा बहुत तो फीडबैक दे दिया करो कि मैम आपकी क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या हमें पसंद है, नहीं आ रही है, मतलब कुछ तो बता दिया करो, क्या जाता है। वैसे तो खाली बैठे इतने कमेंट कमेंट करते रहते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारी वीडियोज़ पे। तो कर दिया करें कभी कभार, अच्छा लगता है। फिलहाल ऐसे एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जो इन सारी चीज़ों में क्या करता है, उपयोग में लाया जाता है। जापान में मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ये क्या है, मिनी माता या मिनी माता दोनों ही बोलते हैं इसको। ये किसके कारण फैलने वाला रोग है? ये एक रोग है जो कि जल प्रदूषण के कारण फैलता है। और जल में किसकी किसके द्वारा फैलता है? ये शीशा, अगर जल में शीशा हो उसके कारण, या पारा के कारण, या फिर कैडमियम या जिंक के द्वारा। तो कैडमियम के द्वारा, अगर कैडमियम की अधिकता होती है पानी में तो क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। और ये जापान में ये बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत ज़्यादा मतलब रोग फैला था, क्योंकि कैडमियम की बहुत ज़्यादा उसमें पानी में मात्रा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमने आज पढ़ लिए हैं। आप बता देना मुझे, आपको अभी और पढ़ने हैं। वैसे मैं एक एक क्लास और लेके आऊँगी एमसीक्यू की, इसके बाद हम यूनिट 10 को करेंगे, पहले थ्योरी और फिर एमसीक्यू। या आपको एमसीक्यू करनी है तो खाली वो भी बता देना, मैं तो हर वीडियो में पूछती हूँ आपसे, बता दिया करो मुझे। क्योंकि अकेले अकेले करने में ना उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि सामने से अगर कोई बोल दे तो अच्छा लगता है। जैसे क्लास में अगर ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो बच्चे बोल देते हैं मैम आज ये नहीं ये वाला पढ़ा दो, या फिर ये कर दो, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप मतलब मेरे साथ भी एक्टिव रहें। तो चलिए बता देना आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ मैं कराऊंगी जो मुझे कराना है। चलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट यूनिट या 9। आप जानते हैं जो खबर मतलब बहुत तेज़ी से फैल रही है
सीबीआई ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि ये एग्ज़ाम में कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं हुई है यूजीसी नेट के में। तो इस बात पे अभी सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है और ये अटका हुआ है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पेपर होगा भी कि या नहीं होगा। वैसे तो हम कहें तो 90% चांस यही है कि अब पेपर नहीं होगा। इसीलिए मैंने तो 2 दिन क्लास नहीं ली क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था, खुद मैं कंफ्यूज थी, तो फिर आपके लिए क्या ही लेके आती क्लास। तो इसीलिए अभी पता नहीं है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो लास्ट हमारी जो यूनिट बची है हम उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो देखो कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही। ऐसा नहीं है कि अगर पेपर पेपर दोबारा नहीं भी होता है तो आगे तो होगा ही, दिसंबर में होगा एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप पढ़ें तो ज़रूर, आप बिल्कुल भी पढ़ाई से तो मुंह ना मोड़ें, चाहे रिजल्ट आए या पेपर हो, कुछ भी हो, है ना। तो यही सोच के थोड़ा सा मैं भी परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, पेपर होगा भी या नहीं भी होगा। तो हम बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा है तो हम जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है हम उसकी तैयारी करें। बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल अब हम एक यूनिट को छोड़ नहीं सकते, एक यूनिट बची है और इसके हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। बाकी एक और यूनिट है, मैं उसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करा दूँगी अगर आप कहेंगे तो। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही पेपर नहीं होने वाला है और आपने मतलब अच्छे से इसको विश्वास है और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो भी आप बता देना। वैसे पढ़ना ही यहाँ पर क्या है कि एक सॉल्यूशन है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो कह रहा है उसने तो पेपर की डेट भी दे दी थी, है ना, बिना सीबीआई के परिणाम के उसको जांच जांच के लिए भी दे दिया और एक तरफ पेपर की डेट भी दे रहा है। पता ही नहीं चलता ये एजेंसी आजकल क्या करती हैं, है ना। कोई नहीं सोचता है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट लगे हुए हैं, वो उन पर क्या बीतती है, मतलब कोई नहीं समझ सकता। तो इस चीज़ से मैं भी थोड़ी सी परेशान थी, इसीलिए मैंने कल और परसों क्लास नहीं ली। तो चलते हैं अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना लगता है कि पेपर अगर 10% मान लीजिए, अगर 1% भी मान लीजिए अगर पेपर हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि पढ़ ही लें, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, और बाकी मैं थोड़ी से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी लेके आती हूँ, वो कराती हूँ, तो वो भी आपके अगर कहीं भी और एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो ज़रूर देख लिया करें। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखो धीमा करने वाला पदार्थ यहाँ पर आया है, तो इसे क्या कहा जाएगा, नियंत्रक, मंदक, अवरोधक या न्यूनीकारक। वैसे चारों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ एक ही निकलता है ना। नियंत्रक यानी कि नियंत्रण में करने वाला, मंदक यानी कि धीमा करने वाला, अवरोधक अवरोध पैदा करने वाला, न्यूनीकारक, न्यून का मतलब क्या होता है, कम कम करने वाला, बात एक ही है। तो इसका हमें क्या पता होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन ही बताना होना चाहिए, हम तभी कर पाते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को कहा जाता है मंदक। क्या कहा जाता है, मंदक कहा जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत किसी तरह सूर्य से संबंधित नहीं है। तो जलीय ऊर्जा बिल्कुल है, पवन ऊर्जा भी है और भूतापीय ऊर्जा भी है, लेकिन जो सॉरी ज्वारीय ऊर्जा भी है, लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है वो क्या नहीं है, सूर्य से संबंधित नहीं है किसी भी प्रकार से। भूतापीय जानते हैं आप, जो भूमिगत जल होता है, और कई जगहों पर आपने देखा होगा जो एकदम गर्म, जिनको गर्म चश्मा या गर्म झरना बोलते हैं, वो निकलता है ना, वो होती है, उससे भूतापीय ऊर्जा पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। विलियत ऑक्सीजन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से किसके लिए विलियत ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, क्या पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है, भूमिगत जल के लिए, वर्षा जल के लिए, फिर या नदी नदी जल के लिए। तो किसके लिए विलियत ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, ये है नदी जल के लिए। नदी के जल के लिए विलियत ऑक्सीजन क्या है, महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा, इनमें से जानना है आपको, जो पवन ऊर्जा है वो क्या है, क्या वो एक अनिरंतर ऊर्जा है, दूरस्थ और एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल होती है, और ये अनिरंतर ऊर्जा है, ये भी बात सही है। मौसम पर निर्भर नहीं करती है क्या नहीं करती है ये
मौसम पर निर्भर नहीं करती है, एक स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है, इससे कोई प्रदूषण वगैरह नहीं फैलता है। का पवन ऊर्जा का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसका ये सारे के सारे क्या हैं, एकदम मतलब मौसम पर निर्भर नहीं करती है, ये पवन ऊर्जा का क्या नहीं है, मतलब पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं करती, ये बात सही है ना, सही नहीं है। और का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये भी बात क्या है, ये भी सही नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों क्या हैं, सही है। इसमें यही पूछा है। सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं, सतत विकास में जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। निर्धनता की समाप्ति करना, बिल्कुल इसका लक्ष्य रखा गया है। सबके लिए रोजगार लेके आना, भाई ये तो कहीं भी नहीं है, ये तो लिखा हुआ नहीं है ऐसा कहीं भी। भूख से मुक्ति दिलाना, हाँ अगर देखो निर्धनता की समाप्ति होगी तो सीधी सी बात है भूख से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। लिंग समानता यानी कि जेंडर गैप को कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये इसके सारे के सारे लक्षण हैं। अगर नहीं है तो कौन सा नहीं है, सबके लिए रोजगार पैदा करना, है ना, तो सबके लिए रोजगार ये सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य नहीं है, बाकी हैं। विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, तापीय ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, लेड बैटरी से, या फिर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका आप समझ सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय जो स्रोत हैं उनसे प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन से, यहाँ पर द्वितीयक वायु प्रदूषक पूछे हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो जो सल्फेट है ये क्या द्वितीयक वायु प्रदूषक है या नहीं है, बिल्कुल है, द्वितीयक में आता है सल्फेट। नाइट्रिक ऑक्साइड ये द्वितीयक वायु प्रदूषक नहीं है बल्कि प्राथमिक है। प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम ये बिल्कुल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धूम कोहरा बोलते हैं। पॉलिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको PAH बोलते हैं, ये क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो PAN है ये द्वितीयक वायु, तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे 1 2 3 4, उनमें बहुत टाइम लगता है ना। तो वायु प्रदूषक द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, सल्फेट है इसमें से, और कौन सा है, प्रकाश रासायनिक धूम है, बिल्कुल है ना, धूम क्या करता है, द्वितीयक है। और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ये भी क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो ये तीन इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों को यहाँ पर पहचानना है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं, और इनका क्रम भी पता होना चाहिए, कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा बढ़ाती है और कौन कम बढ़ाती है। तो मीथेन, मीथेन तो वही है, बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बिल्कुल है, लेकिन बेंजीन नहीं है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। इसमें मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे इसमें नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। अच्छे से आपको समझ में तो आ रहे होंगे। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC जिसको बोलते हैं, है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसके अलावा एक और आता है जलवाष्प, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को में सबसे ज़्यादा रोल अपना अदा करता है, वो जलवाष्प है। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है, तो सबसे ज़्यादा किसके उत्पन्न होने से ओजोन क्षय की जो समस्या है वो बढ़ रही है दिन पे दिन, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सब जो है ये CFC इसको बोलते हैं, यानी कि क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन है, वो फ्लोरोकार्बन अलग है, उससे तो होता ही, क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, क्लोरीन जिसके अंदर क्लोरीन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये ओजोन क्षय का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्या है, घातक है।
अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? अगर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण में हम रहते हैं और हमारे कानों में हम बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा सुनाई देता है, तो इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं? इनकी सबकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। मैंने शॉर्ट नोट में एकदम आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ से जा कर के देख लेना। बाकी अगर आप यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी या किसी की भी हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है, मैंने यूजीसी नेट की कुछ क्लासेस ली थी, तो आप उनको देख सकते हैं अगर आपके काम किए हैं तो। और अदरवाइज़ आप आगे अगर टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी करते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से आपको आगे बहुत अच्छा मतलब कंटेंट धीरे धीरे मिलता रहेगा, लेकिन प्लीज़ इसके लिए आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक आने चाहिए। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो क्या श्रवण दोष, सुनने में कमी हो सकती है, सुनने का रोग हो सकता है, बहरापन वगैरह। रक्तचाप में वृद्धि, यानी कि रक्तचाप, बीपी की समस्या हो सकती है ना। बीपी क्या हो जाता है, हाई हाई हो सकता है, लो तो होगा नहीं ज़्यादा शोर से। और अनिद्रा, नींद नहीं आती कई बार। नींद तो देखो कैसे भी, अभी अगर हमारे पास में पड़ोस में कहीं डीजे वीजे चल रहा हो, कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, हमें कुछ ऐसा कुछ भी हो रहा हो, मतलब म्यूजिक वगैरह शोर शराबा सुनाई दे रहा हो, तो हम सो तो वैसे भी नहीं सकते, है ना। तो अनिद्रा तो ये आप समझ ही सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा। कार्य क्षमता में कमी, कार्य क्षमता में कम हो जाना बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जो श्वसन संबंधी रोग है, सांस से संबंधी जो रोग है ना, सांस की बीमारी किससे नहीं होती? ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती, बाकी सारे रोग हो सकते हैं। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान करती है? सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में मतलब व्यक्ति और जो सामाजिक समूह है, जो समाज है, वो अगर सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है तो सबसे ज़्यादा उसका किस में योगदान बढ़ता है? क्या पर्यावरणीय जागरूकता में, पर्यावरणीय ज्ञान में, पर्यावरणीय अभिवृत्ति या फिर पर्यावरणीय कौशल में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पर्यावरणीय अभिवृत्ति में। ठीक है, पर्यावरणीय अभिवृत्ति में क्या करता है, वो अपना योगदान देता है। बाढ़ को रोकने के लिए कुर्सी यानी कि प्लिंथ, दीवार बनाने जैसे अगर उपाय करते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? बाढ़ को रोकने के लिए कुर्सी, मतलब ये मत समझना बाढ़ को रोकने के लिए कोई कुर्सी लगा देगा और उससे बाढ़ रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कुर्सी क्या है, एक प्रकार का मतलब बाढ़ को रोकने का उपाय है ना। तो प्लिंथ बनाना, दीवार बनाना, इसको क्या कहा जाता है? क्या पूर्व तैयारी करना, अनुकूलन, निवारण या फिर शमन? तो इसको क्या बोला जाता है? निवारण बोला जाता है। निवारण, किसी चीज का निवारण करना, ठीक है, इलाज करना, उपचार करना। संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया था? ये ध्यान रखना है। जो संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, बहुत सारे सम्मेलन हमने पीछे पढ़े हैं, आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, पढ़ लेना उनको एक बार। अगर आप एक बार सारी थ्योरी क्लासेस देख लोगे और उसके बाद ये एमसीक्यू क्लासेस करेंगे तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम किसने अपनाया था? क्या स्टॉकहोम सम्मेलन में अपनाया गया, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, या फिर अहमदाबाद सम्मेलन, या जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में अपनाया गया? तो इसका जो मेन यहाँ पर ये ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। और ये सतत विकास के लिए इसमें कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया गया था, ये याद रखना। सिस्टोसेमियोसिस, ये एक बीमारी का नाम है जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। तो ये किस चीज़ से फैलती है? गियार्डिया, सर्केरिया, ई कोलाई या अमीबा से फैलता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्केरिया। किससे फैलता है ये? सर्केरिया से फैलती है सिस्टोसेमियोसिस नाम की जो बीमारी है, और ये एक सामान्य बीमारी है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं, ये किसके लिए प्रोटोकॉल अपनाया गया था, ये किसके लिए हुआ था? तो ये ओजोन का जो क्षय हो रहा है, ओजोन का जो विनाश हो रहा है, उसको रोकने के लिए, है ना। और विश्व के जो भी विभिन्न देश हैं उनको जागरूक करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो आप देख लेना वहाँ से। किन पर्यावरणीय संबंधी, तो ये समताप मंडल में जो ओजोन है
उसका अवक्षय रोकने के लिए, मतलब क्षय को रोकने के लिए उसको बोलते हैं अवक्षय। समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो कहाँ पर है, समताप मंडल के ऊपर है, समताप मंडल में है, इसीलिए यहाँ पर। और ये क्या है, इसकी पहले जो मोटाई थी वो बहुत ज़्यादा थी और अब धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। और ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, यानी कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को और एलर्जी जैसे रोगों को ये क्या कर रही है, पैदा कर रही है। तो इसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर हमारे आज 15 ही क्वेश्चन है, 15 ही हमने पहले पढ़े थे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी 1% आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में, मैं आगे और थोड़ा सा मेहनत करके आपको एक यूनिट और पढ़ा दूँगी। अदरवाइज़ हम फिर आगे की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद।